आज की क्लास में हम आंकिक समाकलन के भाग 4 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिम्पसन का प्रथम नियम यानी सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन का द्वितीय नियम सिम्पसन 3/8 रूल और उस पर कुछ बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम्स थी, उनको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम इसका तीसरा और आखिरी जो रूल है, समलंबी नियम यानी ट्रेपेजॉइडल रूल, इसको हम पढ़ेंगे। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इसमें से निश्चित ही पूछता है। ठीक है, तो पहले इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह और कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे समलंबी नियम यानी ट्रेपेजॉइडल रूल की। तो इसमें कह रहे हैं कि इस विधि से अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे क्षेत्र को n+1 कोटियाँ लेकर n बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ये हम पढ़ते हुए आए हैं कि n बराबर भागों में बांटा जाता है और कोटियों की संख्या इससे एक ज़्यादा होती है, तथा क्षेत्रफल के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एरिया = h/2। h हम जानते हैं दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी होती है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं y0 + yn। ठीक है, अगर हम y0 से स्टार्ट करते हैं तो yn तक जाते हैं, और y1 से स्टार्ट करते हैं तो yn+1 तक। तो इसमें हम दोनों ही सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो पहला और आखिरी आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि y0 का मतलब हो गया पहला कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डिनेट, और yn का मतलब हो गया लास्ट कोटि यानी आखिरी वाला हमारा जो ऑर्डिनेट है, +2। और इस ब्रैकेट में इन दोनों को छोड़ के यानी पहले और आखिरी वाले के बीच में जितनी भी ऑर्डिनेट्स हैं उन सभी को इसी के अंदर हम रख देंगे। ठीक है, यह इस फॉर्मूले को दूसरी तरह से देख सकते हैं कि अगर हम y0 ना लें, y0 के स्थान पर हम y1 से शुरुआत करें, y1 y2 y3 अप टू yn तक, yn+1 तक, तो पहला आएगा yn और सबसे आखिरी आएगा yn+1 +2, बाकी सब इस ब्रैकेट के अंदर। तो हम y0 भी लिख सकते हैं और yn1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसे लिखा हुआ है सन्निकट समाकलन, यानी अगर हमें डेटा दिया हुआ है तब तो हम ये सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे। अगर हमें कोई इंटीग्रल दिया हुआ है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो समलंबी नियम का प्रयोग सन्निकट समाकलन से भी किया जाता है, यानी हम इस रूल से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ a और b हमको पता है, और हमें अगर n का वैल्यू मिल जाएगा तो वहाँ से हम h का वैल्यू निकाल देंगे, और h का वैल्यू निकाल देंगे, फिर हम टेबल बना सकते हैं, और टेबल बनाने के बाद ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, h को हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में भी। h का मतलब होता है दो क्रमागत कोटियों के बीच की दूरी, क्लियर। और n होता है हमारा बराबर भागों की संख्या, है ना, यानी जो हमें एरिया निकालना है उस एरिया को कितनी पट्टियों में बांटा गया है, कितनी स्ट्रिप्स में डिवाइड किया गया है, उसकी संख्या होती है। अब इसमें नोट देखेंगे कि यहाँ पर समलंबी नियम में जो स्मॉल n है, इसका मान सम या विषम, इवन और ऑड, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, वो नेगेटिव सम हो सकता है या विषम भी हो सकता है। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे समलंबी नियम पर आधारित प्रश्न यानी ट्रेपेजॉइडल रूल पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लिखा हुआ भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ 1/1 + x। ठीक है, ये फंक्शन हमारा है y = 1/1 + x, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 1 से 5। ठीक है,
तो इसका मान हमको निकालना है समलंबी नियम की सहायता से। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ए का वैल्यू 1 है यानी लोअर लिमिट, और बी का वैल्यू 5 है यानी अपर लिमिट, ठीक है। और यहाँ पर हमें एन की वैल्यू भी नहीं पता है और ना कोटियों की संख्या। तो यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ एन की जो वैल्यू होती है वो सम या विषम कुछ भी ले सकते हैं हम। तो हमने मान लिया n बराबर 4। जब n की वैल्यू 4 है तो हम जानते हैं कोटियों की संख्या इससे एक ज़्यादा होगी, यानी कोटियाँ कितनी होंगी n+1, यानी कोटियों की संख्या होगी 5। अब यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे h बराबर b माइनस ए अपॉन n, और b का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है 1, तो b माइनस ए अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। h का वैल्यू कितना आ गया 1। अब समलंबी नियम का फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल a टू b y dx, फार्मूला होता है h/2। चाहे तो हम y1 से स्टार्ट कर दें या हम y0 से स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो पहला और आखिरी, अब दूसरी ब्रैकेट में बाकी के सारी ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पहले तो हमें टेबल बनानी होगी। टेबल कैसे बनाते हैं ये हम बता चुके हैं पहले। सबसे पहले लिखते हैं a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, और कहाँ तक लिखते हैं जितनी होती हैं कोटियाँ। कोटियाँ कितनी हैं 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पहला जो रो बनता है वो क्या है x, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे कैसे, a का मान रख के, a का मान कितना है 1, यहाँ a और h को जोड़ देंगे, यहाँ और h की वैल्यू लगा देंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर a और h की वैल्यू रख देंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 ये सारी वैल्यूज़ किसकी आ गई, स्मॉल x की, ठीक है। अब अगला जो हमारा इसमें अगला जो रो बनेगा, अगली पंक्ति में लिखा जाएगा y बराबर 1/1 प्लस एक्स, यानी जो हमें फलन दिया हुआ है। तो x की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पर हम 1 लगाएंगे तो क्या मान मिलेगा 1/2। ऐसे ही x की वैल्यू हम 2 लगाएंगे तो क्या मान मिलेगा 1/3। सब जगह लगा देंगे तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ठीक है। सारी वैल्यू लगा देंगे और इनका नाम रख देंगे। चाहे तो हम y0 से शुरुआत कर दें या y1 से। तो हमने शुरुआत की y1 से, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो कोटि है वो है y1 और आखिरी जो कोटि है y5 और बीच में y2 y3 y4। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा लिखेंगे 1 to 5 और जो इंटीग्रल दिया हुआ है dx अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर बोलता है कि एरिया निकालो तो यहाँ पर हम a लिखते हैं, है ना। फॉर्मूला लगाएंगे h/2। पहला ऑर्डिनेट हमने कितना बताया था y1 और लास्ट ऑर्डिनेट कितना बताया था y5, ठीक है, प्लस 2, और बीच में जितनी भी ऑर्डिनेट्स बची हैं y1 और y5 के बीच में कितनी बची y2 y3 y4, तो ये सब एक दूसरी ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे h की वैल्यू 1 है अपॉन 2, y1 y5 y2 y3 y4 सबका वैल्यू लगा देंगे हम, ठीक है, और सबको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1.112। क्लियर हो गई बात। काफ़ी इजी है, बाकी के दोनों रूल्स से इजी है क्योंकि फार्मूला इसमें हमें कोई कठिन याद नहीं रखना है, ठीक है। और देखते हैं एक सवाल, ठीक है। इस इंटीग्रल की क्या वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है समलंबी नियम यानी ट्रेपेजॉइडल रूल की मदद से, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो लिमिट दी हुई है ये हम जानते हैं क्या होती है, a की वैल्यू होती है लोअर लिमिट और b की वैल्यू होती है अपर लिमिट। क्लियर। अब यहाँ पर हमें ना तो n की वैल्यू दी है और ना ही कोटियों की संख्या दी है, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से n का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। और हम जानते हैं n का वैल्यू सम होता है और विषम भी होता है, तो हम चाहें तो n का वैल्यू 3 भी ले सकते हैं और n का वैल्यू 4 भी ले सकते हैं। तो हम इतना ज़्यादा कम भी नहीं लेंगे कि हमारा जो आंसर आए उसका एक्यूरेसी कम हो।
हम n का वैल्यू 4 ले लेते हैं, जिससे कोटियों की संख्या 5 हो जाएगी, जो कि काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं, लिखते हैं n बराबर 4, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में माना। ठीक है, अब h का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, h बराबर होता है b माइनस ए अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी b की जगह पे 4 माइनस a की जगह पे 0 और अपन n की वैल्यू 4। ठीक है, तो h की वैल्यू हो जाएगी 4/4 कितना 1, तो h की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था हमें कोटियों की संख्या कितनी है, n बराबर यहाँ पर है 4, अतः कोटियों की संख्या है 5, यानी हमें a+4h तक जाना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a, ठीक है, ये a+h, ये a+2h, ये a+3h और ये a+4h। आगे बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है वैल्यू x, और यहाँ पर जो फंक्शन दिया होता है वो लिखते हैं y बराबर 1/1 + x²। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये सारी वैल्यूज़ रखनी होगी और गिन लेते हैं कितने हैं ये 1 2 3 4 5, यानी 5 कोटियाँ हैं। 4 बराबर भागों में हमने बांटा है, यानी a+4h, 4 तक आ गया। बात क्लियर हो गई। तो a का वैल्यू कितना था 0, a का वैल्यू 0 और h का वैल्यू कितना 1, यानी इक्वल में 1। ठीक है, a का वैल्यू 0 और 2 इंटू एच का वैल्यू 1, यानी इक्वल में 2। ऐसे ही 0 + 3 h का वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 0 + 4 इंटू 1 यानी 4। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू हमें मिली वो मिल गई 0 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद हमें x की इन सभी मानों के लिए इस फंक्शन y का मान निकालना होगा। तो x की जो 0 वैल्यू है, अगर हम उसको यहाँ रख दें तो 1/1 + 0 का स्क्वायर, यानी 1/1 कितना 1। अब यहाँ हम रख दें 1/1 प्लस इस 1 का स्क्वायर, तो 1/2 आ गया ये। ऐसे यहाँ रखेंगे 1 + 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5। ऐसे यहाँ रखेंगे 1 + 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और 1 कितना 10। ऐसे यहाँ पर रखेंगे 1 + 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/17। क्लियर हो गई बात। फिर हमने बताया था कि इसकी जो कोटियाँ होती हैं उसको हम चाहे तो y0 से भी शुरू कर सकते हैं और y1 से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके मान रखते हैं y0, पहली को हम मानते हैं y0 है, दूसरी को y1, y2, y3 और y4। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कोटियाँ 5 हैं बट यहाँ 4 तक आ रहा है। ठीक है,
ये हमारा कोटियाँ 5 ही रहेंगी। हम y0 से भी शुरू कर सकते हैं और y1 से भी शुरू कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा कितना होता है, लिखेंगे बाई ट्रेपेजॉइडल रूल। जो इंटीग्रल दिया था हमें वो ये था 0 to 4 1/1 + x² इक्वल, अब हमने बताया था h/2 और पहली ब्रैकेट में पहला और आखिरी यानी y0 + y4, ठीक है, +2 दूसरी ब्रैकेट में y1 y2 और y3, दूसरी ब्रैकेट में y1 y2 और y3 तीनों को ऐड कर देंगे। दूसरी ब्रैकेट में बीच की जितनी भी कोटियाँ होती हैं उन सभी को हम लिख देते हैं एक साथ। अब बस हमें इन सभी का मान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 0 to 4 1/1 + x² dx इक्वल h का वैल्यू 1 है, y0 का वैल्यू 1 है और y4 का वैल्यू है 1/17 +2, y1 का वैल्यू है 1/2, y2 का वैल्यू है 1/5 और y3 का वैल्यू है 1/10। क्लियर हो गई बात? तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्व करके वैल्यू लगा देता हूँ। 1 + 1/17 को जो हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 17 से, तो ये आ जाएगा 0.06, ठीक है, +2 ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 0.2, ये आ जाएगा 0.1, 10 से डिवाइड करेंगे 0.1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ये ऐड कर देंगे दोनों को तो 1.06 + 2, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8, 5 2 7 और 1 8, ठीक है, इक्वल 1/2, ये आ जाएगा 1.06, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6। कुल मिला के जब इसे सॉल्व कर लेंगे इस वैल्यू को तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.33, ठीक है, 1.33 हमारा आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इसके ऊपर कह रहा है समलंबी नियम से इंटीग्रल है 0 to 6, फंक्शन है x² + 1, ठीक है, 0 to 6 x² + 1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें जो फलन दिया हुआ है, फलन कितना है, y = x² + 1 और a का वैल्यू है 0 और b का वैल्यू है 6, क्लियर। और n का वैल्यू हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि n का वैल्यू वैसे तो हम 4 ले सकते हैं, बट
यहाँ पर जो लिमिट है हमारा वो कितना जा रहा है 0 से 6 तक। अगर यहाँ पे लिमिट 4 तक होता तो हम 4 तक ले लेते हैं, लेकिन ये जा रहा है कहाँ तक 6 तक, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है। तो हमने बताया था जो पहला वैल्यू होता है वो किसका होता है, ए का, और आखिरी वैल्यू जो होता है वो होता है बी का। ठीक है, तो ए का वैल्यू हो गया 0 और बी का वैल्यू हो गया 6। आगे बात समझ में, यानी 0 से स्टार्ट हुआ 6 तक जा रहा है, तो कितने बराबर भागों में बांटा जा रहा है उसको, 6 बराबर भागों में। और जब 6 बराबर भागों में बांटा जा रहा है तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 6। ठीक है, और जो कोटियों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 7। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से h का वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर्मूले में वैल्यू रख के, b माइनस ए अपॉन n। ठीक है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 6 और a का वैल्यू 0 अपॉन n का वैल्यू 6, तो कितना हो गया 1, यानी h का जो वैल्यू आया वो हो गया 1। क्लियर होगी बात। अब हम यहाँ से टेबल बनाएंगे। अभी हमने टेबल बनाना सीखा था, ठीक है। तो कितनी कोटियाँ हैं हमारी, 7। ठीक है, तो हमें 7 कॉलम बनाने होंगे। तो ये हो गया ए के लिए, ये a प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h, ए प्लस 5h और लास्ट में ए प्लस 6h, क्योंकि हमने 6 बराबर भागों में बांटा है। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, और साइड में जो वैल्यू होती है यहाँ पर आता है x, और यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है हमें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू लगा देंगे 0, a का वैल्यू 0 और h का वैल्यू 1, ये 1 हो जाएगा। ये 2, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 1, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो x की वैल्यूज़ मिली हैं वो कितनी हैं, 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, x की इन सब वैल्यूज़ के लिए इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया
1। यहाँ पर x की जगह पे कितना 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 हो गया। यहाँ x की जगह पे 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये 5 हो गया। यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये 10 हो गया। यहाँ 4 लगाएंगे, ये 17 हो गया। यहाँ पर 5 लगाएंगे, यहाँ 6 लगाएंगे, ये 37। आगे बात समझ में। तो हमें फंक्शन की जो भी वैल्यूज़ मिली हैं वो वैल्यू कौन कौन सी हैं? 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है और 37 है। बात क्लियर हो गई? तो अब हमको इन सब के नाम रखने हैं। हमने बताया था y0 भी रख सकते हैं और y1 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले सवाल में y0 रखा था, अब हम इसमें y1 भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला हमारा कोटि y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y7, ठीक है। हम ये भी रख सकते हैं, या यहाँ पर हम दोनों लिख देते हैं एक साथ। ठीक है, या हम अगर शुरू करना चाहें तो y0 से भी शुरू कर सकते हैं। y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला लगा देंगे। लिखेंगे समलंबी नियम से। समलंबी नियम हम जानते हैं, हमारा इंटीग्रल है 0 to 6 x² + 1। फॉर्मूला होता है इसका h/2। तो हमने बताया था पहली ब्रैकेट में पहला और आखिरी, तो पहला है y0 और आखिरी है y6। चाहे तो हम ये लगा लें, चाहे हम ऊपर वाला लगा लें, दोनों में से कोई सा लगा सकते हैं, +2। अब y0 और y6 के बीच में कितने बचे? y1 से लेकर y5 तक, तो सब लिख लेंगे इसमें y1 से लेकर के ठीक है, y1 से लेकर के y5 तक। अब इन सब वैल्यू को लगा देंगे यहाँ पे। h की वैल्यू 1 थी, y0 की वैल्यू है 1 और y6 की वैल्यू है 37 +2। दूसरी ब्रैकेट में y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 5 +10 +17 +26। क्लियर हो गई बात? तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 38 +2, इसको ऐड कर लेंगे 20 60, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 + 120, ठीक है। तो 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 158, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 79 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा
इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतने रखते हैं। ये हमारा समलंबी नियम आज समाप्त हो गया। ठीक है, हमने इसमें तीनों रूल को पढ़ लिया। हमने सिम्पसन के 1/3 रूल को भी डिस्कस किया, हमने सिम्पसन के सेकंड रूल यानी सिम्पसन 3/8 रूल को भी डिस्कस किया, और हमने सिम्पसन का ये थर्ड नियम है जिसे हम बोलते हैं समलंबी नियम या ट्रेपेजॉइडल रूल, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। 4 पार्ट में ये पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम कोई एक नया अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो हमें अगली क्लास में पता लगेगा। ठीक है।